हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, सब्जेक्ट कोड 802। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो ये जो यूनिट है इसके अंदर बेसिकली आपको बताया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को लेके क्या क्या आपके पास आर्टिकल्स है, कौन कौन से आर्टिकल्स एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और इसके अंदर जो आपके पार्ट्स है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल और डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सारी कुछ इसके अंदर बताए हुए जिसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं। तो यही सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करा गया है पूरी की पूरी यूनिट में। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एक प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, आप वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो हमारा यूनिट नंबर 1 है ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर जो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, तो जो आर्टिकल नंबर 28, 29, 350 एंड 351 है, और इनके जो अंदर एक्सप्लेनेशन है वो क्या करती है, वो एजुकेशन का प्रमोट करती है और अपॉर्चुनिटी देती है एजुकेशन की हर किसी को। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास बीएड में क्वेश्चन आता है तो आपने उसका आंसर कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, उसके बाद आपने इंट्रो देना है। इंट्रो में क्या होती है बेसिकली, स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या चीज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसे करके। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है जिसके अंदर जो अमीर लोगों और जो गरीब लोगों सबको एक समानता का अधिकार हो, एकदम इक्वल राइट्स हो, कि उनको एकदम बराबर एजुकेशन सिस्टम में कंसीडर किया जाए, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिंड्रेंस के। और जो भी कोई भी उनके अंदर बैरियर्स है किसी भी चीज को लेके, कास्ट को, जेंडर को, कलर को लेके, रिलीजन को लेके, वो सारी चीजें एजुकेशन के मामले में हटा दी जाए। Caste, color, creed should not be put any on individual to pursue course in education in accordance with his ability or aptitude। किसी भी पर्सन की एबिलिटी और एप्टीट्यूड को देखते हुए, उसको पढ़ते हुए, ये सारी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। तो यही इसके अंदर बोला हुआ है। इक्वल अपॉर्चुनिटी डजंट मीन आइडेंटिकल एजुकेशन। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि हर किसी को समांतर एजुकेशन दी जाए, हर कोई एक ही चीज पढ़ेगा सेम। क्योंकि जो दो लोग होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते। उनका टेस्ट अलग होता है, उनकी हरकतें अलग होती है, उनका एटीट्यूड अलग होता है, उनका एप्टीट्यूड अलग होता है, उनके बिलीव्स अलग होते हैं। तो इन सबको नजर में रखते हुए ये कहा गया है कि एजुकेशन जो प्रोग्राम्स है वो हर किसी के लिए अलग है। ठीक है, और इसके अंदर जो कोई भी कुछ भी पढ़ना चाहे वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से पढ़ सकता है। जो कोठारी कमीशन थी उसने क्या ऑब्जर्व करा, ऑन ग्राउंड्स ऑफ सोशल जस्टिस एज वेल एज फॉर द furtherance of democracy, it is essential to make special efforts to equalize educational opportunities। जब भी पेपर में आएगा तो आपने इसको अच्छे तरीके से लिखना है। कोठारी कमीशन की डेफिनेशन क्या थी, ये एज इट इज है, इसके अंदर आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। अगर इसने ये कह दिया तो आपको ये चीजें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज इट इज लिखनी पड़ेगी। इसने कहा है कि एजुकेशन को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो आपको स्पेशल एफर्ट्स करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें अब आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 38 एंड 48 के तहत, वो क्या करता है, जो भी कोई स्टेट है वो क्या करेगी, कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी दो लोगों के बीच में, उसके रिलीजन को लेके, उसके रीजन को लेके, उसकी कास्ट को लेके और क्लास को लेके, और उसको पढ़ाई में प्रमोट करेगी। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एश्योर इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। जो प्रियम्बल है जहाँ पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनी, ये सब कुछ, जो जिसको हम क्या कहा कहते हैं, जो समरी है हमारी पूरी की पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो सबसे स्टार्टिंग है तो प्रियम्बल, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि हर किसी को समानता का अधिकार है। अगर हम बात करें जो इसके अंदर आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 28 किस चीज के लिए, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हु आर मेंटेन होली बाय स्टेट फंड्स। तो किसी भी स्टेट के अंदर जो भी ऐसे स्कूल या कॉलेजेस है जो कि स्टेट द्वारा चलाए जाते हैं, जिसको कौन फंड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फंड करते हैं, वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बच्चों को नहीं दी जाएगी, या कोई भी वहां पे रिलीजियस चीजें नहीं होगी ऐसी, बिना पेरेंट्स की परमिशन के या वैसे भी। आर्टिकल 29 जो है, इट अलाउस एवरी कम्युनिटी टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। इट also bars disallowing citizen admission to only education institute maintained or aided by state only on grounds of religion, race, caste और language। तो ये क्या कहता है, आपको ये कहता है कि
हर एक कम्युनिटी को उसका अधिकार है कि वो अपने लैंग्वेज को, भाषा को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को बचा के रख सकती है। और इसमें इन्होंने कहा है इट ऑल्सो पास डिसअलाउइंग सिटीजन एडमिशन टू एनी एजुकेशन। इसने कहा है कि जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट में कोई स्कूल या कॉलेज है, उसके अंदर किसी भी बच्चे को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा और वो अपनी इन चीजों पे स्टेट के अंदर एडमिशन ले सकता है। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 350। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, so far as the medium of instruction is concerned in most of the schools in the states, the present position is that either the mother tongue or the regional language has been adopted as a medium of instruction. इसके अंदर कहा गया है आर्टिकल 350 के तहत कि जो भी कोई कॉलेज होगा या इंस्टीट्यूट होगा, उसने क्या प्रीफर करना है अपनी कॉलेज लैंग्वेज में, या तो वो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज यूज करेगा या रीजनल लैंग्वेज यूज करेगा, या तो वो जो बच्चों की मदर टंग है उसका यूज करेगा। और इसने कहा है कि वेयर माइनॉरिटीज एग्जिट प्रोविजन इज मेड टू गिव इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग इफ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अवेलेबल। तो अगर यहाँ पे माइनॉरिटीज जो है उनकी संख्या कम है, तो इसके तो जो आर्टिकल 351 है वो क्या कहता है, स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको हिंदी को प्रमोट करना है, जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है आपको उसको प्रमोट करना है, हिंदी, सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। अब क्या होता है, इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स है, हर किसी के अंदर अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी क्या है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हिंदी आसानी से हर कोई सीख सकता है और समझ सकता है। इसलिए हिंदी लैंग्वेज का स्प्रेड करना है ताकि हर कोई आपस में इजीली कम्युनिकेट कर पाए। तो इसके अंदर क्या है, इसको हिंदी का प्रमोट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ टास्क लिए, कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि जो एनसाइक्लोपीडिया थी उनको बनाया, जो स्टैंडर्ड वेरियस एकेडमिक और साइंटिफिक वर्क थे उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करा, जो पॉपुलर लिटरेचर थी उसको भी उन्होंने हिंदी में बनवाया, और हिंदी के कीबोर्ड्स भी आने लग गए। इस तरीके से इन्होंने स्प्रेड करा हिंदी लैंग्वेज का। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स की। जो एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि जो एजुकेशन है और जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट किस में आता है, ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। ठीक है, सबसे पहला पार्ट कौन सा है, यूनियन एंड इट्स सिटीजनशिप। सेकंड क्या है, सिटीजनशिप। और थर्ड कौन सा, फंडामेंटल राइट। फोर्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फिफ्थ होता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। एज पर आर्टिकल 14, 15, 16, 50, 30 एंड 51A, ये क्या करते हैं, हमारी एजुकेशन की राइट्स को प्रमोट करते हैं। जो आर्टिकल 51 है ये कहता है, दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स इंक्लूडिंग रिलीजन, कास्ट, sex, and place of birth. In the context of education, Article 15 ensures that no citizen is denied access to education institute based on discriminatory factor. तो जो आर्टिकल 15 है ये कहता है कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी भी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता उसके रिलीजन पे, उसकी रेस पे, उसके कास्ट पे, उसके सेक्स पे और उसके प्लेस ऑफ बर्थ पे। कोई भी बच्चे को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये क्या कहता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और इसके अंदर किसी भी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसको एडमिशन देने में, कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में। और ये आर्टिकल कहता है कि जो सोसाइटी में बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करनी है। इट एंश्योर्स रिजर्वेशन टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16 की। जो आर्टिकल 16 है वो क्या है आपका, दिस आर्टिकल गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो आर्टिकल 16 है वो ये इंश्योर करते हैं कि हर किसी को नौकरी के मामले में समानता को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अगर वो एलिजिबल है, उसके पास सूटेबल चीजें है, तो उसको इक्वल अधिकार मिले कि वो जॉब में एलिजिबल हो, हर किसी को यहाँ पे सेम देखा जाए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर 14 है, दिस आर्टिकल इंश्योर्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये आर्टिकल कहते हैं कि हर किसी को बराबर का अधिकार है लॉ को लेके। ठीक है, लॉ क्या करता है, हर किसी को बराबर का अधिकार देता है और हर कोई लॉ की नजर में बराबर है और हर कोई एक ही तरीके से प्रोटेक्टेड है।
अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 30 की, ग्रांट्स द राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। इसमें इन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है सोसाइटी के अंदर, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया हुआ आर्टिकल नंबर 30 के अंदर। अब हम आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल नंबर 21A। आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स वाज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय 86th अमेंडमेंट 2002। तो जो 21A है आर्टिकल नंबर ए का मतलब क्या है? यहाँ पे तो साफ पता लग रहा है अमेंडमेंट हो चुका है। अगर ये सिंपल होता 21, इसका मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। अब इस आर्टिकल के अंदर ए पार्ट आ गया, मतलब ये चीज अमेंडमेंट हो चुकी है। कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 2002 में। और कौन सी अमेंडमेंट थी? 86 नंबर की। ये कहता है कि 6 से लेकर 14 साल का जो बच्चा होगा ना, उसका ये अधिकार है कि उसको एजुकेशन मिले। ठीक है, एजुकेशन दी जाए। अब है आर्टिकल नंबर 51 का ए। ये कहते हैं द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज mentioned in Article 51J is to strive towards excellence in all sphere of individuals and collective activity, including education. It emphasizes the responsibility of citizens to value education, pursue knowledge, and contribute to the overall programs and development of society. तो ये भी बेसिकली आपका एजुकेशन का प्रमोट करता है। ऐसे बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है जो कि एजुकेशन का प्रमोट करते हैं। कुछ डायरेक्टली प्रमोट करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और हाउ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर लिंक्ड विद और एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, तो आपने जितने भी आर्टिकल्स आपको इसमें से याद है वो सारे अच्छी तरीके से लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, और साथ में कोई एग्जाम्पल देना है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी समरी की, तो ये क्या कहते हैं, इसके अंदर हर एक आर्टिकल क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हर किसी को एक समांतर का राइट मिले, हर एक कोई इक्वल हो, हर किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, और एजुकेशन के मामले में सोसाइटी में हर कोई एक इक्वल नजर से देखा जाए, और हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एजुकेशन को एक्सेस कर पाए, और हर किसी को सोशली इक्वल माना जाए, और इससे क्या हो, इंडिविजुअल अपने आप को एम्पावर कर सके एक फुल पोटेंशियल के साथ। तो ये आपका एजुकेशन का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कौन सा हमारा पार्ट है? ये है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इससे पहला वाला जो पार्ट है वो है फंडामेंटल राइट्स, और इसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो बात करिए जो फंडामेंटल राइट्स है, इज द एसेंशियल राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री। जो फंडामेंटल राइट्स है वो अधिकार है भारत में जो भी देश का एक हर एक नागरिक है, उसकी जो अधिकार है उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत डीपीएसपी आर द गाइडलाइंस व्हिच आर प्रिफर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉ ऑफ द कंट्री। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, इसके तहत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या होते हैं? वो ऐसे कुछ गाइडलाइंस है जो कि सरकार को या लोगों को फॉलो करनी होती है जब वो लॉज बना देते हैं या कानून बना देते हैं स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन की, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में है। इसका जो नेचर है ये नेगेटिव है। फंडामेंटल राइट नेगेटिव मतलब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब कि ये क्या करता है, उस चीज को खत्म करने की बात करता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या करता है कि ऐसी चीज करनी है, आपने सोसाइटी के लिए ये करना है, आपने अपनी कंट्री के लिए ये करना है, वो उस चीज को प्रमोट करता है। ठीक है। अब हम इट इज लीगली इन्फोर्स, दे आर नॉट। ये चीजें अगर आपके ऊपर अधिकार है कि आपको राइट टू रिलीजन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वालिटी, ये आपके ऊपर लीगली है कि आपको जीने का अधिकार है, लेकिन जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये आपकी लीगली इन्फोर्स नहीं है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको ये करना है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको आज ही करना है, लेकिन आपका रोल है आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। लेजिस्लेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपको कोई फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कराने तो इसके अंदर आपको कोई भी लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर आपको लेजिस्लेशन की जरूरत है। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने कहा जो डीपीएसपी है वो क्या है? नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट corporation are the constitutional instructions of guidelines to state
इन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। तो ये क्या एक गाइडलाइंस है जो कि किसी को भी फॉलो करनी है। ये क्या करती है, स्टेट लेवल को गाइड करती है कि उसे क्या करना है। तो इसके अंदर आपके पास कुछ आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स कहाँ से आते हैं आपके पास, ये आर्टिकल 38 से स्टार्ट हो जाते हैं और खत्म कहाँ होते हैं आपके 51 पे स्टार्ट होते हैं। तो इनके अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं, इसके अंदर हमने इन आर्टिकल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। कौन कौन से, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीन प्रिंसिपल और वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स। तो इसके अंदर जो आर्टिकल्स है 38 से 39, ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये क्या क्या करते हैं। हर किसी को यहाँ पे एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए। ये टू प्रोवाइड कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू सिक्योर इक्वल पे फॉर वर्क। हर वुमेन और मैन को दोनों को बराबर की तनख्वाह मिलनी चाहिए। हर किसी का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेजर होना चाहिए। और हर किसी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए चिल्ड्रन और यूथ को, जिसकी वजह से वो अपने एजुकेशन को प्रमोट कर सके और बचा पाए। टू मेक एफर्ट्स टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज एक्सेट्रा। इसके अंदर हम बात करें गांधीन प्रिंसिपल की, तो ये आर्टिकल नंबर आपके 40 से लेकर 48 के अंदर आते हैं। जो 45 है वो कहते हैं स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट देयर 6 ईयर एज। तो जो आर्टिकल 45 है वो क्या कहता है कि 6 साल तक का जो बच्चा है उसको आपने क्या करना है, एजुकेशन और हेल्थ के मामले में उसका ध्यान रखना है, उसकी टेक केयर करनी है। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है, द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर जो पढ़ नहीं पाते, आपने उसका एजुकेशन इंटरेस्ट जगाना है। कैसे जगाते हैं, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करके, बच्चों को कपड़े देके, उनको बुला के, बल्कि उनको इंटरेस्ट जगाना है और उनको पढ़ाई के लिए बुलानी है। आर्टिकल कौन सा आपका 46। इसके बाद क्या है, वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल है, डीपीएसपी का पार्ट 3, जिसके अंदर आर्टिकल 39 से 51 आते हैं। इसके अंदर जो आर्टिकल 45 है वो क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये क्या इंश्योर करते हैं कि जो आपके बच्चे हैं उनको क्या है, सरकारी स्कूल में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो ये था आपका कुछ टॉपिक जो कि आज हमने पढ़े, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, सब्जेक्ट कोड 802, बीएड फर्स्ट ईयर। इसके अंदर हमने देखा आज कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपस में कैसे कनेक्टेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स है जो एजुकेशन का प्रमोट करते हैं और उसके अंदर हमारी क्या क्या ड्यूटीज बनती है। और इससे पहले मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रीएम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है, कैसे पार्ट्स डिवाइड करे हुए हैं, कैसे कैसे आर्टिकल्स है उसके अंदर, अमेंडमेंट क्या होते हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक के ऊपर, सीडीपी। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, इसकी हैंड रिटन मैं पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।